आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द रेड थ्रेड। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक आदमी को किस्मत बार बार मिलाती है और उनके ना चाहते हुए भी किस्मत उनके साथ क्या क्या खेल खेलती है। चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में साउथ अमेरिका की कंट्री अर्जेंटीना का एक शहर ब्यूनस आयरस के एयरपोर्ट पर यहाँ एक एयर होस्टेस है जिसका नाम एब्रिल है। वो चेकिंग के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन चेकिंग के बाद एब्रिल एक काउंटर पर जाकर गाना सुनने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम मैनुअल है। मैनुअल वहाँ आकर सॉन्ग सुनने लगता है। एब्रिल सॉन्ग को प्ले नहीं कर पा रही थी, तो मैनुअल एब्रिल की सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प कर देता है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन दोनों को ये नहीं पता था कि इनकी बिना बात की हुई ये छोटी सी मीटिंग इनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख देगी। द रेड थ्रेड जो इस मूवी का नाम है, इसका मतलब है आप कहीं भी पैदा हो या फिर कहीं भी रहें, किस्मत की डोर आपको अगर मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस डोर को या तो आप छोटा कर सकते हो या फिर इसको लंबा कर सकते हो, पर आप इसे कभी तोड़ नहीं सकते। किस्मत अगर आपको मिलाने पर उतारू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। अगले सीन में हम देखते हैं मैनुअल के पास वो एयर होस्टेस जिसका नाम एब्रिल है, वो एक छोटे से बच्चे को अपने साथ में लाती है और मैनुअल से कहती है ये सीट इस बच्चे की है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। एब्रिल मैनुअल को बताती है कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना जर्नी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और इसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। फिर एब्रिल की फ्रेंड एब्रिल को बताती है कि हमारी एक एयर होस्टेस को कल ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो एब्रिल कहती है कि मुझे हेडेक की टैबलेट दो और ये सब बकवास मत करो। एब्रिल की फ्रेंड उसे हेडेक की टैबलेट देती है। अब फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अब मैनुअल एब्रिल के अकेले होने का वेट करता है और जब उसकी एयर होस्टेस वहां से जाती है तो वो एब्रिल के पास चला जाता है। एब्रिल पूछती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो एब्रिल पूछती है कि तुम आज ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्लेजर के लिए? तो मैनुअल कहता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक ही जैसी चीज हैं। वो एब्रिल को बताता है क्योंकि मैं इनोलॉजिस्ट हूँ और मैं वाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मेरे वाइन बनाने का बिजनेस है। इस बात पर एब्रिल थोड़ा मुस्कुरा देती है और वो देखती है कि उसके पास में ही उसकी एक को एयर होस्टेस अपने किसी फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी, जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलकर कुछ देर और बातें करते हैं। तभी फ्लाइट में एक जर्क आता है, तो मैनुअल पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है, तो एब्रिल कहती है हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल एब्रिल को इशारे में कहता है क्या हम दोनों भी ऐसा करें तो वो भी नॉर्मल होगा। तभी वो एयर होस्टेस जो अंदर अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है। तो फिर मैनुअल वहां से चला जाता है और एब्रिल अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि दूसरी एयर होस्टेस वहां से चली गई है, तो मैनुअल फिर से एब्रिल के पास जाता है। एब्रिल कहती है कि यहाँ पर बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उसको पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पर टैटूज कैसे हैं, तो एब्रिल अपनी बॉडी पर बने हुए टैटूज मैनुअल को दिखाती है। एक टैटू को देखते हुए वो कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है और एक टैटू एब्रिल के थाइस पर बना होता है, वो मैनुअल को उसे भी दिखाती है। इसके बाद एब्रिल मैनुअल को अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इन दोनों को मिलाने में जुटी थी। तभी वहां पर फ्लाइट में एक और जर्क आता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और अब एक दूसरे को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते और दोनों मिलकर यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद मैनुअल एब्रिल से कहता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी, तो एब्रिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद में मिलना। इसके बाद मैनुअल वहां से चला जाता है। फ्लाइट लैंड करती है। मैनुअल और एब्रिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड थे। अब एब्रिल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं और एब्रिल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती है और उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती है, लेकिन किस्मत ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सबका क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती है और किसी को भी क्लियर नहीं करती है।
जिसकी वजह से एब्रिल मैनुअल का वेट करती रह जाती है और दोनों यहाँ पर नहीं मिल पाते। इन लोगों ने किसी भी तरह का फोन नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी कांटेक्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब एब्रिल की शादी हो चुकी है। उसका हस्बैंड ब्रूनो जो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और इस हैप्पी कपल का एक 3 साल का बेटा है। एब्रिल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल की भी एक डॉटर है। मैनुअल की वाइफ मैनुअल को हद से ज्यादा प्यार करती है। ठीक उसी तरह एब्रिल का हस्बैंड भी एब्रिल को बहुत प्यार करता है और एब्रिल का हस्बैंड ब्रूनो एक रॉक स्टार है, इसलिए ब्रूनो को भी काफी जर्नी करनी पड़ती थी। इसलिए ब्रूनो और एब्रिल अलग अलग फ्लाइट्स में घूमा करते थे। आज ये दोनों मिलकर फिर अलग अलग फ्लाइट ले रहे हैं। एब्रिल और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, इसलिए इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना पड़ता है। एब्रिल कोलंबिया के एक शहर कार्टाजीना के लिए निकल जाती है, लेकिन किस्मत का धागा एब्रिल को आखिर मैनुअल से बांधना चाहता था और इधर मैनुअल भी कोलंबिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो जाता है। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में एब्रिल और एब्रिल की फ्रेंड उसके कैप्टन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा ही रही थी। तभी वो देखती है कि उसी होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको एक बार फिर 7 साल बाद अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एब्रिल मैनुअल से बिना बात किए हुए वहां से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाकर एब्रिल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या, लेकिन एब्रिल कहती है कि नहीं, जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर अब वहां से जाने लगती है, तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था लेकिन हम एक दूसरे को नहीं मिल पाए, कम से कम अब ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट में चल के मेरे साथ लंच तो करना बनता है। इंसिस्ट करने पर एब्रिल एग्री हो जाती है और मैनुअल के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए ऊपर चली जाती है। एब्रिल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए, तो मैनुअल कहता है कि मेरा उस शाम कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। फिर ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं और लंच का ऑर्डर करते हैं। अब एब्रिल अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ बात करना चाहती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता। फिर एब्रिल अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने सन फेलिक्स की फोटो मैनुअल को दिखाती है और मैनुअल भी अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच में भी हो सकता था, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती हो? एब्रिल कहती है कि नहीं, जो चीजें नहीं हुई हैं उनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती हूँ। मैनुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे उस टाइम तुमसे प्यार हो गया था। एब्रिल कहती है कि सिर्फ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो गया, और वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। और एब्रिल थैंक यू कहकर वहां से निकल जाती है। अपने होटल रूम में जाकर अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात करती है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड और उसकी को एयर होस्टेस आ जाती है और वो एब्रिल को मैनुअल के बारे में पूछती है। एब्रिल उसे बताती है कि अब तो वो शादीशुदा है, अब उसका एक बच्चा भी है और एक बहुत खूबसूरत सी वाइफ भी है, और कहती है कि ये सब छोड़ो, कैप्टन की बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ मैनुअल अपने रूम में बैठे अपनी वाइफ से लैपटॉप पर बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वजह से होटल की छत पे आ जाता है। यहाँ से वो देखता है कि एब्रिल अपने कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में खूब एंजॉय कर रही है। एब्रिल मैनुअल को बाहर खड़ा देखती है तो उसे अंदर बुला लेती है और यहाँ पर डीजे कह रहा होता है कि सब अपना अपना पार्टनर चूज कर लें, सबको यहाँ पर कपल डांस करना है। तो एब्रिल मैनुअल का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। एक किस्मत की डोर ही है जो इनको बार बार दूर जाने के बाद भी करीब लाए जा रही है। दूर जाने के बावजूद भी आपका किसी खास आदमी से बार बार मिलना डेस्टिनी ही कहा जाएगा। यही तो इस मूवी का नाम है, द रेड थ्रेड, जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है और एक दूसरे की तरफ खींचता है और एक दूसरे से दूर भी ले जाता है। लेकिन ये डोर कभी टूटती नहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं जिनको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही एब्रिल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद में
ये दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। मैनुअल एब्रिल से कहता है कि कल साइट सीइंग करने चलोगी क्या, लेकिन एब्रिल बिना कोई जवाब दिए मैनुअल को बाय कहकर जाने लगती है। जाने से पहले वो मैनुअल को गाल पर किस करती है तो मैनुअल उसे वापस किस करने लगता है। तभी वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, लेकिन जल्द ही एब्रिल पीछे हट जाती है। अगले दिन सुबह उठकर एब्रिल अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने बेटे फेलिक्स से लैपटॉप पर बात करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, इसलिए वो अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पा रही थी। एब्रिल ने सोचा कि अब होटल में बोर होने और टीवी देखने से तो अच्छा है कि बाहर कहीं घूम आया जाए, और वो तैयार होती है और अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो अपनी फ्रेंड को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है, तो खुशी खुशी वो उन दोनों को अकेला छोड़कर खुद अकेली ही साइट सीइंग के लिए निकल जाती है। जाते समय एब्रिल देखती है कि मैनुअल अपनी वाइन की बोतल को एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल एब्रिल के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? एब्रिल कहती है कि मुझे हार्ट फेयर में जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। एब्रिल कहती है नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। तो फिर मैनुअल अकेला ही साइट सीइंग के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर एब्रिल काफी इम्प्रेस हो जाती है कि मैनुअल ने उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, और अब मैनुअल के साथ साइट सीइंग के लिए चली जाती है। ये दोनों मिलकर काफी साइट सीइंग करते हैं और आर्ट फेयर में भी जाते हैं, जहाँ से ये लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैनुअल यहाँ से आर्ट रिंग खरीदता है जो वो एब्रिल को देना चाहता है। यहाँ पर काफी देर घूमने के बाद ये दोनों एक जगह दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एब्रिल मैनुअल से कहती है यहाँ पर कितना लिबरेटिंग फील होता है, और अब एब्रिल मैनुअल को किस करने लग जाती है, और तभी यहाँ पर बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठकर एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन एब्रिल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, वो फिर से टनल के बाहर चली जाती है और बारिश को एंजॉय करने लगती है। अब इनकी किस्मत इनको एक बार फिर से करीब ला रही थी। लाइफ में बारिश कोई प्लान नहीं कर सकता, चांसेस और मूवमेंट्स कोई प्लान नहीं कर सकता, ये सब किस्मत के खेल हैं। और इसी के चलते मैनुअल और एब्रिल एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगली सुबह मैनुअल वही रिंग एब्रिल को गिफ्ट करता है जो वो आर्ट फेयर से लाया था। थोड़ी देर बाद मैनुअल की वाइफ का फोन आता है, तो एब्रिल बड़े ध्यान से सुनती है। वो सुनती है कि मैनुअल अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे। वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, जिसकी वजह से एब्रिल को ऐसा लगता है कि वो भी तो यही कर रही है, और उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है। मैनुअल एब्रिल से पूछता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मैंने वाइफ का कॉल आंसर किया इसलिए तुम अपसेट हो गई हो क्या? एब्रिल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी और के साथ हो। तो मैनुअल कहता है कि तुम भी तो किसी और के साथ हो, तुम्हारा भी एक हस्बैंड है ना। एब्रिल कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों प्यार तो सच में किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा चांस है। तो एब्रिल कहती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में मैं 2 आदमियों से प्यार नहीं कर सकती, और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वो अपसेट होकर रोते रोते वहां से चली जाती है। रोते हुए एब्रिल अपने घर की तरफ निकल जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता। वो बार बार फेसबुक पर एब्रिल की फोटो देखकर अपने आप को तसल्ली कर रहा होता है। थक हार कर मैनुअल अब एब्रिल को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो मिलते हैं। एब्रिल इंस्टेंटली मैसेज पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद वो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। जवाब को पढ़कर मैनुअल काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, और एब्रिल ने भी ये जवाब खुशी से नहीं लिखा था। उसे पता था कि वो मैनुअल से मिलती रहेगी तो चीजें ज्यादा बिगड़ जाएंगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। आज मैनुअल की वाइफ लॉरा, जो कि एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आज ब्रूनो, जो कि एक रॉकस्टार है, उसका फोटोशूट कर रही है, और उसके साथ उसकी वाइफ भी आई है। ऐसे तो मैनुअल कभी भी अपनी वाइफ के फोटोशूट साइट पर नहीं जाता, लेकिन आज उसकी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो वहां पर आ गया है। और एक बार फिर से किस्मत ने एब्रिल और मैनुअल को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैनुअल की वाइफ मैनुअल को एब्रिल और उसके हस्बैंड ब्रूनो से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसे क्या पता था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटोशूट में बिजी हो जाते हैं, तो इधर मैनुअल और एब्रिल आपस में बात करने लगते हैं। एब्रिल पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती।
लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था। वो एप्रिल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। एप्रिल उसे रोक देती है तो मैनुअल कहता है कि यहाँ से कुछ भी एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं, तुम मेरे साथ होटल चलो। ये सुनकर एप्रिल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैनुअल भी वहाँ से अपने होटल चला जाता है, लेकिन एप्रिल कभी खुद पर कंट्रोल नहीं था, तो वो भी फाइनली मैनुअल के रूम में जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी वहाँ पर फोन रिंग करने लगता है और जब वो फोन पिक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन पर 20 मिस कॉल आए हुए हैं जो उसने पिक नहीं किए क्योंकि वो मैनुअल के साथ थी। आज वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करने जाने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल गई। उसकी टीचर ने एप्रिल को बहुत कॉल किए और फाइनली उसने फेलिक्स के डैड ब्रूनो को बुलाकर फेलिक्स को स्कूल से पिक करवाया। अब एप्रिल इस बात से बहुत डर जाती है कि वो मैनुअल के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में किस तरह से अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही थी। अब एप्रिल रोते हुए अपने घर पर जाती है और घर जाकर एप्रिल अपने बेटे फेलिक्स को देखती है। वो सो रहा था। अब एप्रिल को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ लॉरा फोटोशूट साइट पर उसकी ली हुई कुछ फोटोज मैनुअल को दिखाती है, जिसमें कुछ फोटोज मैनुअल और एप्रिल की भी थी और एक स्पेसिफिक फोटो को जूम करके दिखाती है जिसमें मैनुअल काफी इंटेंस होकर एप्रिल की तरफ देख रहा था। अब लॉरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी, वो किसी की भी फेस रीडिंग कर सकती थी। वो चेहरों पे आए इमोशंस को पढ़ लेती थी और उसे पता चल जाता है कि मैनुअल और एप्रिल के बीच अफेयर चल रहा है। तो वो लॉरा से कहता है कि मैं तुम्हें सब बताने वाला था। लॉरा कहती है कि क्या मतलब है बताने वाला था? मतलब तुम किसी और से मिले, तुम्हें प्यार हो गया और तुम उसके प्यार में पड़ गए और मेरा टाइम खत्म। तो मैनुअल कहता है कि देखो ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। तो लॉरा कहती है कि मेरे साथ तो नहीं होती ऐसी चीजें, तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एप्रिल भी अपने घर में बहुत दुखी होती है। वो न तो मैनुअल के साथ ओपनली रह सकती है और ना ही क्लियरली अपने हस्बैंड को उसके बारे में बता सकती है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसे बार बार परेशान और रोता हुआ देखकर उसका हस्बैंड ब्रूनो कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, तुम मुझे क्लियर बताती क्यों नहीं हो। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद एप्रिल कह देती है कि उसने झूठ बोला था। वो उस दिन उसके बेटे फेलिक्स को इसलिए लेने नहीं गई थी क्योंकि वो मैनुअल के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और काफी टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर ब्रूनो शॉक्ड रह जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। तो ब्रूनो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही फेलिक्स तुम्हें कभी माफ कर पाएगा। इस बात पर एप्रिल बहुत रोती है, लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी अब घर को छोड़कर जा रही थी। वो टेक्स्ट करके मैनुअल को एयरपोर्ट पर बुलाती है और भारी मन से अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मैनुअल के साथ रहने के लिए निकल जाती है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब मैनुअल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और रोते हुए एप्रिल भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एप्रिल कार में बैठकर ही मैनुअल को देखकर बहुत रोती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़कर आई है और मैनुअल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। ये वही सपना है जो उसने कई सालों पहले अपने हस्बैंड के साथ भी देखा था। अब वो नई खुशी की तलाश में अपनी सारी दुनिया छोड़कर निकल पड़ी है। बहुत हिम्मत जुटाकर एप्रिल मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। एप्रिल मैनुअल को मैसेज पढ़ते हुए कार के अंदर से ही देखती है। वो डिसअपॉइंट होकर अपना फोन कोट की जेब में रख देता है और एप्रिल ड्राइवर से बोलती है कि चलो यहाँ से, और वो फिर से अपने घर की तरफ चली जाती है क्योंकि आखिर एप्रिल की किस्मत उसके हस्बैंड के साथ ही जुड़ी थी और साथ ही उसके बच्चे के साथ भी। अब फिर से किस्मत की डोर उसे उसकी फैमिली के पास वापस लाने का काम कर रही है। इसके बाद एप्रिल वापस अपने घर की तरफ एक झटके में मुड़ जाती है, की तरफ जाने का डिसाइड करती है। क्या वो मैनुअल से कभी मिलेगी, किसे पता। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।